ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। यू ऑल नो दैट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बैलेंस मौजूद हो। ठीक है, व्हेन वी स्पीक अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो स्टेट जबकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो जाहिर है नहीं होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो एक रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट व्हेन वी स्पीक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर आर यानी कि रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंट मौजूद होता है और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है पहले प्रोडक्ट में, और फिर साथ ही साथ प्रोडक्ट जो है वो भी कन्वर्ट हो रही होती है रिएक्टेंट में। तो एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसे केमिकल केमिकल चेंज में, एक ऐसे केमिकल रिएक्शन के अंदर, जब यूं हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन से बनने वाली का प्रोडक्ट का रेट, ठीक है, फॉरवर्ड जाने वाला रेट, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये वाली जब कंडीशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि the system is in a state of balance or the system is in chemical equilibrium। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे बराबर होता है? जब वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ आ गई? वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगी जब वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। तो वो ये कंडीशन जो है क्या होगी कि ऑफ कोर्स फिर that will cause what? Rate of forward reaction to become equal to the rate of backward reaction, and that would ultimately cause the chemical equilibrium। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम होता है तब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चलें ये एक एमसीक्यू बन गया, आप लोग जवाब दीजिएगा। व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, नोट डाउन करो, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and concentration of product will be, options note करें, equal, may not be, not equal, equal, not equal, may be equal या constant। concentration of reactants at equilibrium, concentration of reactant and concentration of product, very good, good Mahi, concentration of reactant and concentration of product will be equal, not equal, may be equal और constant। तो इसका जवाब क्या है? constant। concentration of reactant और concentration of product जो है वो constant होगी equilibrium में। ठीक है, but it may और may not be equal। जरूरी नहीं है कि reactant और product की तादाद जो है वो बराबर ही हो। ठीक है, constant होगी ये बात कंफर्म है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही हो। ठीक है, चेंज नहीं हो रही होगी, ये कंफर्म बात है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दोनों बराबर होंगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो 40 रहे मुस्तकिल और प्रोडक्ट जो है वो 10 रहे। ठीक है, 10 मोलर रहे। ठीक है, 40 मोलर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 10 मोलर है, क्योंकि यही इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, यही इसकी फिक्स कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये दोनों जो है बराबर होंगे। ऐसा बिल्कुल गलत मत ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि दोनों 20 मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। ऐसा हो भी सकता है बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है,
मे और मे नॉट बी इक्वल वाली कंडीशन है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, कोई मुझे बताएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है और एक्टिव मास क्या चीज है? सबसे पहले तो वी नीड टू नो कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास की कोई डेफिनेशन बता रहे? एक्टिव मास क्या होता है? मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोलर, ठीक है। मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड मास एक्शन या एक्टिव मास, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम किसने दिया था? गुलबर्ग और वाग्नर 1864 में, ठीक है। गुलबर्ग और वाग्नर ने दिया था 1864 में। और ये क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, ठीक है। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि जो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि टू द मोलर कंसेंट्रेशन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई भी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलर कंसेंट्रेशन के। इज दैट क्लियर? तो ये तो बहुत मामूली सी बात है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है। ये रेट लॉ जो है, रेट लॉ आपने पहले भी सुना है, ठीक है। रेट लॉ इज द हाफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बात समझ आ रही है? रेट लॉ इज हाफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, मोस्टली रिएक्टेंट के ही होता है। यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी, ठीक है। बट व्हेन वी स्पीक अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन व्हिच अप्लाइज टू व्हाट? व्हिच अप्लाइज टू रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हम किस पे बात करते हैं? हमारे पास दोनों तरफ के रिएक्शन होते हैं। आरएफ पे भी बात करते हैं जिसपे जो है बेसिकली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। और जब हम सॉरी ये बैकवर्ड है, ठीक है। और जब हम आर एफ की बात करते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट पे बात हो रही होती है, ठीक है। जबकि लॉ ऑफ जब रेट लॉ की बात करते हैं तो यहाँ कौन होता है? यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन होता है? रिएक्टेंट होते हैं, which is similar to rate law, ठीक है। एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो वहाँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो वहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यूज होती है, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग या इन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग या इन सब के अकॉर्डिंग बात यह है कि जितनी मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। then we speak about what? Then we speak about another thing which is Kc. Kc क्या होता है? It is the ratio between product, ठीक है। Kc पे बात करते हैं हम, ठीक है। Kc हमने बहुत सुना हुआ है। Kc क्या होता है? Kc is the ratio between product of molar concentration of product. प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे जो पहला वाला प्रोडक्ट है उसकी मीनिंग है मल्टीप्लाइड, ठीक है, ठीक है। इट इज द रेशियो, Kc इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी Kc इज व्हाट? Kc इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो वाला कहाँ है? फॉर एग्जांपल इट्स product 1
ठीक है, इनटू प्रोडक्ट टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट 1, reactant 2, ठीक है, Kc is this, ठीक है, ये होता है Kc, क्लियर। Kc का यूनिट क्या होता है, कौन बता रहा है? Kc का यूनिट क्या होता है? कौन कौन कहता है कि Kc का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है? एनीवन हियर? बेटा Kc का जो यूनिट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अगर के वो बराबर होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो कोई यूनिट वाकई नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं इसकी, इस रिएक्शन की, ये हो गया H2, ये हो गया I2, ये है 2 अदद मोल्स, ठीक है, और इनका हम रिएक्शन करवा देते हैं और इनके रिएक्शन से बनते हैं 2 मोल्स, ठीक है। तो वाकई इस रिएक्शन में तो कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी किसकी, कौन से वाले की, अगर मैं बात करूंगी PCl5 वाले रिएक्शन की, ठीक है, इधर इसका रिएक्शन हुआ, ये देगा PCl3 और ये देगा और ये देगा Cl2। तो यहाँ पे रिएक्शन, ये कौन सा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, इसके Kc का यूनिट होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ Kc अगर बात करेंगे, नो यूनिट, यहाँ पे नो यूनिट, वाओ आई हैव इम्प्रूव्ड माय राइटिंग, नाइस, ठीक है। इधर नो यूनिट, इस रिएक्शन में कोई यूनिट नहीं है Kc का, इधर है, ठीक है। तो और अगर ये आपसे हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए पेपर में, तो इसको सॉल्व करके देख लेना, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, इसको Kc डालोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वाले रिएक्शन का बताना है Kc, ठीक है, आपसे सिर्फ पूछ लिया कि इस रिएक्शन के Kc का यूनिट बताओ, ठीक है। तो मुश्किल बात है क्या, Kc बनाओ और फिर जो है इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे, HI स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये HI पहले वाले में तो मैं पूरी लिख लिख के दिखा रही हूँ, आइंदा मैं इसके आगे मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे 2 मोल पर डीएम क्यूब, 2 मोल पर डीएम क्यूब से 2 मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल, नो यूनिट। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या देखोगे, ऊपर 2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। मोल पर डीएम क्यूब पूरा पूरा लिखने के बजाय वो भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं उसको, मोलर भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट्स द सेम थिंग, मैं वही लिख रही हूँ, मोल पर डीएम क्यूब एंड मोलर आर द सेम थिंग। और यहाँ पे 1 मोलर, मोलर से मोलर कैंसिल, 1 मोल बार बच गया विच इज मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ये 1 मोलर है यानी 1 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह से आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं, ये बात हो गई किसकी, ये वाली बात हो गई Kc, ठीक है। Kc कब इस्तेमाल होता है, जब हम सॉलिड वगैरह की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं किसी गैशियस सिस्टम की, ठीक है, जब हम गैशियस सिस्टम की बात करते हैं ना, तो हम क्या यूज करते हैं, Kp यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी Kc नहीं होती, Kc उधर भी होती है, लेकिन हम वहां पे यूज कौन सा फिनोमेना करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सी टर्म करते हैं, वो Kp की करते हैं। वहां पे क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्रेशर, प्रोडक्ट का टोटल पार्शियल प्रेशर
प्रोडक्ट का, ठीक है, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और नीचे हम दे देते हैं टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज इट, क्लियर है। यहाँ पे भी वही बात होती है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस जितनी ज्यादा होगी, वी ऑल नो दैट ना, अकॉर्डिंग टू केएमटी इन गैसेस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस जितनी ज्यादा होगी डेफिनेटली फिर टोटल पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। गैसेस में हम केसी और केपी दोनों यूज करते हैं, लेकिन गैसेस में ये एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, केपी वाली, ठीक है। नाउ ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, नए चीज पे बात करते हैं, और वो है कौन, वो है ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, ली-चाटलियर प्रिंसिपल, ठीक, ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल पे बात करते हैं हम, और ये ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज बेस्ड, सबसे पहली बात इसके बारे में कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल का, ये बेस्ड है किस पे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, एक तरह से थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पे जो है बेस्ड है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेटमेंट, यू ऑल नो दैट, अच्छा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास हमें मालूम ही है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, याद है किसी को, या मैट्रिक में पढ़ा था तो भूल गए अब तक, वैसे तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, to every action there is some equal and opposite reaction, ठीक है, या फिर हम जब कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, तब समझ आता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल इसी किस्म की एक चीज है केमिस्ट्री में, ठीक है। व्हाट्स द स्टेटमेंट ऑफ ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, इट सेज दैट व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम इट इज एंड इट इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, जब हम किसी इक्विलिब्रियम का किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब कर दें, यानी कि उसको हम किसी किस्म का उसमें चेंज में आए, अब हम जाहिर क्या क्या चेंजेस को दे सकते हैं, ठीक है, हम चेंजेस इनकी कौन कौन सी किस्में हमारे पास मौजूद है, हम किसी केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या क्या चेंजेस करवा सकते हैं, एनी गेसेस, या तो वो उसका हम प्रेशर चेंज कर दें, या तो हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, या तो हम उसका क्या चेंज कर दें, या हम उसको कोई उसमें कंसंट्रेशन चेंज कर दें, ठीक है, या तो हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, या फिर हम उसके अंदर कोई कैटलिस्ट दे दें, ठीक है, इन सब सूरतों में हम कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस चेंज को ओवरकम करने के लिए, बेसिकली इस चेंज को ओवरकम करने के लिए और दोबारा से अपने आप को एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है, अपने आप को दोबारा से, ये वाली कंडीशन है उसकी, ठीक है, और वो कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है, वो चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेट ऑफ बैलेंस में रहे, ठीक है। तो इनमें से किसी भी किस्म का चेंज देने पर वो अपने आप को किसी एक डायरेक्शन की तरफ ज्यादा मूव करवाएगा, ठीक है, ताकि आपके दिए हुए इन चेंजेस को वो मिनिमाइज कर सके, ठीक है, क्लियर है, ये चेंजेस आपके इस पे आ गया, तो अब देयर इज नो इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये जो आपका ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल है ये आएगा,
और एक दफा फिर से इक्विलिब्रियम को गेन करवाएगा। ठीक है, इसी बात पे हम जो है क्या कर लेते हैं, 2 एमसीक्यू कर लेते हैं। आइए जल्दी से लिखिए। ली शार्लियर प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू, ली शार्लियर प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू A, all irreversible chemical reaction, B, all reversible chemical reaction, C, all chemical equilibrium in all chemical equilibrium reaction, D, none of these। कौन सा मोस्ट सूटेबल है? ये एक BCQ है। कौन सा मोस्ट सूटेबल आंसर है? ऑल इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, बी ऑल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, सी वेरी गुड ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। Another question, Lee Chatelier's principle is applicable or applied to, Lee Chatelier principle is applicable or applied to A, all heterogeneous chemical reaction, all heterogeneous chemical reaction, B, all homogeneous chemical reaction, C, all physical chemical equilibrium, all physical or chemical equilibrium, D, all system in equilibrium, अंडर ब्रैकेट लिख लो, यानी कि केमिकल और फिजिकल। ठीक है, या ई नन ऑफ दीज। वेरी गुड, डी ऑल सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स जब कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें हम हर दुनिया के हर सिस्टम की ख्वाहिश होती है कि अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लाए। ठीक है, एटम्स रिएक्ट करते हैं इसीलिए ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें। हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए ताकि हम अपने आप को स्टेबल कर सकें। ठीक है, वी आर रिलाइंग ऑन आवर पेरेंट्स, वी आर रिलाइंग ऑन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो हमारी अपनी जो है अपने आप को हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो अपने आप को ग्रूम करते हैं, उस सब का रीजन क्या है? टू कम इन एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम किसी पर डिपेंड ना करें, हम एक स्टेट ऑफ बैलेंस में रह सकें। दिस इज द पॉइंट ऑफ एनी इक्विलिब्रियम। और हर केमिकल इक्विलिब्रियम पे जब कोई चेंज आता है, किसी भी इक्विलिब्रियम पे जब कोई चेंज आता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए उस पर ली शार्लियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल सा प्रिंसिपल है ये। ठीक है, ये समझ आ गया? ओके जी। अच्छा जी, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? वन साइडेड। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिनमें दोनों चल रहा हो। ठीक है, डबल साइडेड कह लें। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा? ठीक है, अगर मैं इन सब पे एक एक करके बात करती हूँ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इन सब पे मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इन सब पे अभी बात करती हूँ। ठीक है, ओके ओके। क्लियर माय ड्राइंग, लेट्स सी से सब कुछ। अरे यार, सब क्यों मर जाता है? चलो खैर, हम सारे उस पे बात करते हैं। ये आ गए हम ली शार्लियर्स पे, बल्कि इसको छोड़ो, ली शार्लियर्स लिखने के लिए हम लिख देते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पे पहले बात करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या होता है कि हम कहते हैं अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, एक मिनट, डार्कर कलर, ठीक है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इंक्रीज हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, हमने इंक्रीज कर दिया
रिएक्टेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। दिस implies that increased forward reaction would take place. सही। अगर मैं बात करूं कि यही डिक्रीज हो गया है, ठीक है, डिक्रीज की बात करूंगी तो डिक्रीज रिएक्टेंट तो डिक्रीज या डिक्रीज इन डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से डिक्रीज रिएक्टेंट है, ठीक, तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि डिक्रीज रिएक्टेंट की कंडीशन में हम कहेंगे कि डिक्रीज रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सही है, बात समझ आ रही है। डिक्रीज रिएक्टेंट है तो डिक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, या फिर आप यूं कह लें कि डिक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या फिर इंक्रीज बैकवर्ड रिएक्शन होगा, सही, ये एक कंडीशन हो गई, क्लियर। अगर मैं कहूँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी, सही, या ये बात यहाँ लिख देते हैं, सही। अगर मैं कहूँ कि डिक्रीज प्रोडक्ट है तो क्या होगा डिक्रीज प्रोडक्ट की कंडीशन में, डिक्रीज प्रोडक्ट है तो डिक्रीज प्रोडक्ट की कंडीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट कम हो गई तो अब बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा और इंक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि जो है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्शंस पे क्या है, ठीक है, क्लियर है वाली बात। डिक्रीज प्रोडक्ट कब हो सकता है, या तो प्रोडक्ट बनना कम हो जाए, ठीक है, या फिर हम रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करते जाएं साथ साथ, जैसे जैसे बनता जा रहा है प्रोडक्ट हम जो है उसको हटाते जाएं, जैसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होता है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्या वहां पे बनते रहे दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए छोड़ देंगे, नहीं, हम कांस्टेंट रिमूवल करते रहेंगे, ठीक है, पीरियोडिक रिमूवल करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कौन से सिस्टम्स पे होगा, जल्दी बताओ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या ऐसे सिस्टम पे होगा जिसमें जो है हम मेजरली सॉलिड्स का यूज कर रहे हो, होगा या नहीं होगा, मेजरली प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो होता है उन वालों उन सिस्टम्स पे जिनमें गैस मौजूद है, ठीक है, मेजरली, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर का मतलब क्या है, इंक्रीज प्रेशर का मतलब ये है कि डायरेक्शन आपकी वो हो जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम है, डायरेक्शन ऑफ लेसर ऑफ या डायरेक्शन विद लेसर मोल, विद लेसर मोल, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस होना है, कंप्रेस होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो जितने नंबर ऑफ मोल कम होंगे उतना कम वॉल्यूम लिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है जाहिर है आप जब लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, हमारे पास वॉल्यूम कम हो गया, हमें कम, अब हमारे पास जगह कम है, कम जगह के अंदर हमें क्या करना है, हमें अपनी क्वांटिटी जो है ऐसी रखनी है कि जितने मोल्स हमारे वहां पे इकट्ठे हो सके, तो लेसर मोल्स वाली जगहों पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ता है, इंक्रीज प्रेशर, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, क्यों, ये सब क्यों हुआ, डिक्रीज वॉल्यूम की वजह से, बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसी का उलट कर लो,
ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल है, दो कंडीशन हो सकती है ना यहाँ पे। एक कंडीशन ये वाली हो सकती है कि आर मोल्स ऑफ आर इक्वल टू मोल्स ऑफ पी। सही। अब जब ये वाली कंडीशन होगी अगर, तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कौन सा है, H2 प्लस I2, what does it give you? It gives you this, it gives you 2HI, दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ, लेकिन अगर है नंबर टू कंडीशन, नंबर टू कंडीशन क्या है भाई, नंबर टू कंडीशन ये है कि जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, किसकी एग्जाम्पल दे देते हैं, N2 प्लस 3H2 की। ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है 2NH3 देता है। अब यहाँ वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पे कम है, ठीक है, कम है ना मोल्स। तो जब कभी यहाँ पे इंक्रीज प्रेशर होगा, इंक्रीज प्रेशर, तो वो क्या आपको दे देगा, तो आपको देगा इंक्रीज प्रेशर पे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और जब कभी आप बात करेंगे किसकी, जब आप बात करेंगे डिक्रीज प्रेशर की, ठीक है, डिक्रीज प्रेशर हो गया, सही। तो डिक्रीज प्रेशर से आपको मिलेगा कौन सा रिएक्शन, इंक्रीज प्रेशर पे, सॉरी यहाँ पे बैकवर्ड आना चाहिए था, सब सो रहे हैं क्या, इंक्रीज प्रेशर पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सही 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 था पहले, इंक्रीज प्रेशर पे फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि डिक्रीज प्रेशर पे बैकवर्ड रिएक्शन, सही। ये वाली कंडीशन है। इसी तरह जब जो है आप बात करेंगे उलट, जैसे PCl5 वाली है, ठीक है, तो वहां पे प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट है PCl5 वाले में, PCl3 और PCl2 बनता है, तो वहां पे इंक्रीज प्रेशर जब होगा तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, और डिक्रीज प्रेशर पे फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं एक और, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हम कर लेते हैं बात मगर, ठीक है। नंबर 3 हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है। तो हमारे पास किस किस तरह के मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, जब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, राइट, ऐसा ही होता है ना, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इज फॉरवर्ड, यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर would give you what, increased temperature is equal to या implies forward reaction, ठीक है। ठीक है, और डिक्रीज टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज टेम्परेचर अगर मैं लूं, ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जाऊं एक्सोथर्मिक पे,
ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे अगर मैं जाऊं तो वहां क्या होता है, H हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, इसका ऑपोजिट, इंक्रीज T, इंक्रीज T वुड गिव मी कैसा, इंक्रीज टेम्परेचर पे मुझे मिलेगा बैकवर्ड, जबकि डिक्रीज T पे मुझे मिलेगा फॉरवर्ड। क्लियर, ये हमारा इफेक्ट हो गया इसके हवाले से। फिर हम आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे बात कर लेते हैं। नंबर 4, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हमें क्या मिलता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हमें मिलता है कि देखो अब ये डिपेंड करता है कि हम कैटलिस्ट किसका दे रहे हैं, ठीक है। अब वो सूटेबल कैटलिस्ट जो भी होगा, मैं अगर जो है सल्फर डाइऑक्साइड या कॉन्टैक्ट प्रोसेस ले रही हूँ, वहां पे मुझे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ही चाहिए, वहां पे मैं निकल यूज करूंगी तो दैट वोंट वर्क, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हमारा हमारा जो व्हाट सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट विल नॉट डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ, मगर वो ये करेगा कि it shortens the time required to establish the equilibrium and alters the rate of reaction in both the directions, right? समझ आ गई ये वाली बात? तो this is the effect of catalyst which would in the whole process, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है आपने देखी आपकी बुक में, हेबर्स प्रोसेस में भी है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल? इट इज टू फाइंड आउट द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड, ठीक है। बाकी आपने बुक से मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ किंग ऑफ केमिकल्स कौन होता है? H2SO4, ठीक है। हु इज क्वीन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। हु इज द क्वीन ऑफ केमिकल्स, ये जल्दी से मुझे बताएं। ये बल्कि मैं आपसे अगली वीडियो में, अगली मीटिंग में पूछती हूँ, ठीक है। अगली मीटिंग में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग, तो यहाँ पे हम अपनी इस मीटिंग को एंड करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अगली मीटिंग में आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, अब नेक्स्ट मीटिंग में एंड करते हैं लेक्चर इंशाल्लाह।